वेरी गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण फ्रॉवेल। तो फ्रॉवेल का जो प्रकरण है उसके ऊपर हम फ्रॉवेल के जीवन परिचय के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो फ्रॉवेल का जन्म 21 अप्रैल सन 1782 में हुआ था। फ्रॉवेल जब 9 माह का था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता जो एक पादरी थे, पिता की अपेक्षा ने फ्रॉवेल को आत्मनिष्ठ बना दिया। अपने विद्यार्थी जीवन में उसे अनेक अभाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सका। 15 वर्ष की अवस्था में उसे एक वन रक्षक के साथ काम करने का अवसर मिला, जहां उनके अंदर प्रकृति के प्रेम उत्पन्न हुआ। यानी जो फ्रॉवेल जी थे वो नेचर के बहुत बड़े प्रेमी थे तथा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के ऊपर भी बहुत बिलीव था। 17 वर्ष की आयु में उसने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु धन के अभाव में वह वहां अध्ययन न कर सके। सन 1802 ईस्वी में उसके पिता का भी निधन हो गया। इससे उसने आत्मनिर्भर होने के लिए कई नौकरियां की, परंतु किसी भी में उसका मन नहीं लग सका। कुछ समय उपरंत डॉक्टर हेट गुरहर के सहयोग से वह फ्रैंकफर्ट में एक नॉर्मल स्कूल में कला बढ़ाने लगा। कुछ समय के बाद वह पैथोलॉजी की संस्था में अध्यापक नियुक्त हुआ। इस नियुक्ति ने फ्रॉवेल के जीवन की दिशा बदल दी। सन 1808 में वह पैथोलॉजी की शैक्षिक व्यवस्था को समझने के लिए वर्डून गया। 1811 ईस्वी में गांटीजन में और उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1816 के आसपास फ्रॉवेल ने शिक्षा संबंधी विचारों का एक लेखबद्ध करके एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक तैयार की। यानी 1816 में फ्रॉवेल जी ने एक एजुकेशन ऑफ मैन्स की एक पुस्तक तैयार की, जिसका प्रकाशन 1826 में हो सका। सन 1837 में ब्लेनबर्ग में एक विद्यालय की स्थापना की। सन 1839 में उसने इस विद्यालय को बालोद्यान का नाम दिया। फ्रॉवेल को अपने इस किंडरगार्टन से विशेष सफलता मिली, जिससे उत्साहित होकर फ्रॉवेल ने अन्य स्थानों पर भी किंडरगार्टन स्कूल खोले। विभिन्न स्थानों पर अपनी शिक्षण विधि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए व्याख्यान दिए और अपनी शिक्षण विधि के संबंध में शिक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया। तत्कालीन जर्मन सरकार ने फ्रॉवेल के कार्य को समाजवाद का प्रचार कार्य समझकर उसे प्रतिबंधित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कृत्यों को सहन करने में असमर्थ फ्रॉवेल को गंभीर आघात लगा। इससे उसका निधन हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जर्मन सरकार थी, फ्रॉवेल की शिक्षा पद्धति को समाजवाद का प्रचार कार्य समझकर उसे प्रतिबंधित कर दिया। इस अन्यायपूर्ण कृत्य को सहन नहीं कर सका, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति की स्थापना फ्रॉवेल ने की, उसका संसार के विभिन्न देशों में भी आज अनुसरण किया जाता है। फ्रॉवेल का जो किंडरगार्टन का अर्थ था, तो हम बात करते हैं किंडरगार्टन जो जर्मन भाषा का शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट किंडर, दूसरा गार्डन। यानी किंडर का अर्थ है बालक और गार्डन का अर्थ है बगीचा। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान। किंडरगार्टन की जो
प्रणाली के सिद्धांत थे वो एकता का सिद्धांत था, विकास का सिद्धांत था, स्वयं क्रिया का सिद्धांत था, स्वतंत्रता का सिद्धांत था, सामाजिकरण का सिद्धांत था, सामाजिकरण के सिद्धांत का खेल के द्वारा शिक्षा थी, यानी जो सामाजिकरण का खेल द्वारा शिक्षा थी वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। शिक्षण का उद्देश्य जो उन्होंने कहा था फ्रॉवेल जी ने, शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसके और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। किंडरगार्टन प्रणाली में अभिव्यक्ति 3 साधन हैं, जो आपका मूल है, गति है और रचना है। फ्रॉवेल के अगर हम शिक्षा उद्देश्य के ऊपर बात करते हैं तो फ्रॉवेल जी कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य न तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है और न ही मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है। तो मस्तिष्क को भंडार न बनाना है और मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त करना है, ये फ्रॉवेल जी कहते हैं। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतन एकता निवास करती है, एक चिंतन का निवास करती है और सब सजीव तथा निर्जीव पदार्थ दैवी उद्देश्य को पूरा करने में आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। फ्रॉवेल इस बात पर भी बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वह अपने अंदर को अधिक से अधिक प्रदर्शित कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। बच्चों को केवल यानी आपका जो है एक्सप्रेशन यानी फेस और क्या बोलते हैं प्रकट करने ही वरन कुछ सृजन भी करना, क्रिएटिविटी का भी करना आना चाहिए। सुनियोजित शिक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चे में सृजनात्मकता और अभिव्यंजनात्मक भावनाएं साथ साथ उत्पन्न की जानी चाहिए। फ्रॉवेल इस शिक्षा उद्देश्य पे बल देता है। फ्रॉवेल ने शिक्षा के उद्देश्य के लिए एक और पॉइंट का कहा है। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है भक्तिपूर्ण शुद्ध कलंक रहित पवित्र जीवन की प्राप्ति करना है, यानी भक्तिपूर्ण शुद्ध कलंक रहित पवित्र जीवन की प्राप्त करना है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को स्पष्टता का मार्ग दिखाना है जिससे वह प्रकृति का सामना करने तथा ईश्वर से एकता प्राप्त करने में सफल हो। अब फ्रॉवेल के आगे जो हम बात करते हैं, उन्होंने किस पाठ्यक्रम के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 4 अध्ययन क्रमों को निर्धारित किया है। वो 4 अध्ययन क्रम निम्नलिखित हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है धर्म तथा धार्मिक निर्देश, एकता तथा ईश्वर संबंधी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तथा विकास का ज्ञान कराने के लिए। वो जो नेचर और साइंस की बात है उसके बाद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करते थे। वो उसमें विश्वास रखते थे कि यानी कोई भी ऐसी जो हमें दैवी शक्तियाँ हैं जो हमारा नेचर है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, फ्रॉवेल जी इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने तीसरी पॉइंट कही है भाषा, यानी भाषा जो है आपकी अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण के लिए है, यानी आपका जो अभिव्यक्ति है वो आपका संप्रेषण के लिए है। चौथी पॉइंट में उन्होंने कहा है कि संवेगात्मक तथा विचारात्मक तथा निदानात्मक विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम की बात में उन्होंने इन सब बातों को कहा है। अब उन्होंने जो शिक्षण विधि के बारे में बात कही है, फ्रॉवेल की जो शिक्षण विधि है बालक के विकास की प्रक्रिया से संबंध है। शिक्षक को मात्र विद्यार्थी को उत्तेजित करना है, उसका निरीक्षण करना है,
यानी बालक को क्या है, उसको उत्तेजित करना है, उसका परसेप्शन करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। विद्यार्थी को उत्तेजित कर उसे स्वक्रिया करने लगेगा। बालक को अगर आप मोटिवेट करते हैं तो वह सेल्फ क्रिया करने लगेगा। उनके अनुसार बालक प्रकृति प्रेमी, आत्म प्रेरित तथा विकासशील होते हैं। अतः उन्होंने अपनी शिक्षण विधि के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। पहला है आत्मक्रिया, दूसरी है सामाजिक क्रियाएं, तीसरी हैं आपकी खेल। तो इन तीनों के ऊपर फ्रॉवेल जी बड़ा फोकस करते हैं। आत्मक्रिया के अंतर्गत फ्रॉवेल ने कहा है कि बालक कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। जो बालक जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और अवसर प्रदान किया जाए तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास और वास्तविक प्रयोग कर सकता है। पर यह आवश्यक है कि उसे अपनी सक्रियता के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए। उन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में कहा है कि शिक्षण पद्धति का आधार बनाना चाहिए जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं। उसका विश्वास था कि आत्म क्रियाएं, अनुभूति तथा सामाजिक वातावरण से ही यह संभव है। उनका कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः बालक का शिक्षा का संबंध समाज से स्थापित किया जाए। इस प्रकार फ्रॉवेल ने बालक के विकास के शिक्षा पहलू पर भी बल दिया है। तीसरी पॉइंट पे वो कहते हैं कि जो खेल है, फ्रॉवेल के अनुसार खेल द्वारा अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि खेल में बालक सहज रुचि से होता है। उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है वो सहज रूप से करता है। वह अपनी सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों को प्रकट करता है। फ्रॉवेल का कथन है, बालक के विकास का सर्वोच्च रूप खेल ही है, क्योंकि वह स्वक्रियात्मक होता है तथा अंतःकरण का वास्तविक प्रतिनिधि है। आंतरिक आवश्यकताओं को प्रकट करने के लिए अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष तथा बाह्य जगत में शांति प्रदान करता है। अब फ्रॉवेल जी जो उनका अनुशासन था, जो डिसिप्लिन के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, वो कहते हैं फ्रॉवेल का विश्वास है कि अनुशासन द्वारा आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक पूर्णता संभव है। वह अनुशासन की व्यवस्था के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानता है। शिक्षक को अपने छात्रों में प्रेम, सहानुभूति, नम्रता, सहयोग तथा आज्ञाकारिता का आदि नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। उसे बालक को सीमित स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, परंतु उसे बाह्य प्रतिबंधों एवं शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो फ्रॉवेल जी बोलते हैं कि बाह्य प्रतिबंधों एवं शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार फ्रॉवेल ने संपूर्ण अनुशासन पद्धति का आधार बच्चों में व्यवस्था के प्रति प्रेम, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना है। और जो बाकी उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर बात की है, जो विद्यालय होंगे, विद्यालय में फ्रॉवेल ने अपने किंडरगार्टन के नाम से पुकारता, जो उनका विद्यालय है किंडरगार्टन के नाम से पुकारता है। जबकि हमने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि जर्मन भाषा का शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, किंडर अर्थात बालक और गार्डन अर्थात उद्यान। तो इस प्रकार फ्रॉवेल ने पौधे की तुलना बालक से की है। इस प्रकार फ्रॉवेल ने जो पौधा है उसकी तुलना बालक से की है और शिक्षक की तुलना माली से की है तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों को देखभाल कर उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किंडरगार्टन या विद्यालय को समाज का लघु रूप तथा ऐसा स्थान बताया है जहां बच्चे जीवन व्यतीत करके जीवन अध्ययन करते हैं। ये थे फ्रॉवेल जी के बारे में। पश्चात शिक्षा के अंतर्गत ये बातें फ्रॉवेल जी ने कहा था। अगली टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे मारिया मॉन्टेसरी जी के बारे में। थैंक यू।